हाय गाइस, आज अपन जावास्क्रिप्ट के कुछ बेसिक्स देखते हैं। तो बेसिकली अपन को पता है जावास्क्रिप्ट इज़ अ सिंक्रोनस सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज। इसका मतलब क्या हो गया? सिंक्रोनस बोले तो एक स्पेसिफिक सिंक्रोनस ऑर्डर में ही एग्जीक्यूट होगी जावास्क्रिप्ट हमेशा, और सिंगल थ्रेडेड मतलब एक टाइम पे एक ही चीज़ एग्जीक्यूट होगी। ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर अपन देखें तो आता है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का। इसका मतलब क्या है? एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ना कुछ भी होता है वो सब कुछ एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर होगा। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है? एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट दो फेजेस में चलता है। ठीक है। एक होता है मेमोरी क्रिएशन फेज और एक होता है कोड एग्जीक्यूशन फेज। ठीक। तो मेमोरी क्रिएशन फेज में क्या होता है? इसके अंदर बेसिकली आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं या जितने भी फंक्शंस हैं इन सबको मेमोरी मिलती है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स लेट से अपन ने कुछ बोला वेर ए इक्वल टू 10, तो क्या होगा? मेमोरी क्रिएशन फेज में आपके पास ए आएगा। ए की इनिशियल वैल्यू हमेशा अनडिफाइंड ही रहेगी। अनडिफाइंड एक स्पेशल कीवर्ड है जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है, और सारे वेरिएबल्स को हमेशा एक इनिशियली मेमोरी क्रिएशन फेज में अनडिफाइंड नाम की एक वैल्यू मिलती है। अपन कभी भी किसी भी वेरिएबल को अनडिफाइंड से इनिशियलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो जावास्क्रिप्ट अपने आप कर रहा है, तो अपन क्यों फोकट में बेवकूफ़ी करके उसको असाइन करूँ? अपने आप हो जाएगा वो तो। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फंक्शन। फंक्शंस का क्या होता है? फंक्शंस एज इट इज़ कॉपी होके रखा जाते हैं मेमोरी क्रिएशन फेज में। अब बात आती है कोड एग्जीक्यूशन फेज की। कोड एग्जीक्यूशन फेज में क्या होता है? एक एक करके अपन लाइन पढ़ते हैं, और क्योंकि ये सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है तो एक एक करके चीज़ एग्जीक्यूट होती है। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अब चलो अपन ने ये तो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट की बात कर ली। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि जावास्क्रिप्ट एक्चुअली में एग्जीक्यूट होती कैसे है, तो क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कॉल स्टैक होता है। कॉल स्टैक बोले तो कॉल स्टैक मेंटेन करता है, क्या चीज़ मेंटेन करता है कॉल स्टैक? कॉल स्टैक मेंटेन्स दी ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अपन अब इस चीज़ को ठीक से समझते हैं। मान लो आपके पास एक फाइल है, जावास्क्रिप्ट फाइल है, उसके अंदर आपने कुछ लिख रखा है। फिर यहाँ पे बीच में एक और फंक्शन आ गया, उसमें भी कुछ हो रहा है, फिर वापस आपकी चल रही है। तो अपन ने अभी तक क्या पढ़ा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है, और जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर होगा। तो अपने पास जो अपनी बड़ी फाइल है जावास्क्रिप्ट की, वो उसके पास होगा एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। फिर क्या होगा? ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आपका कॉल स्टैक के ऊपर पुश होगा, और जो भी टॉप पे रहता है कॉल स्टैक के वो चीज़ एग्जीक्यूट होती है। अब क्या हो रहा होगा? ठीक है, आपने ये किया, आपको एकदम से एक नया फंक्शन मिल गया। तो क्या होगा कि अब जो नया फंक्शन मिला ना, इसका खुद का एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा। लेट से एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट 1, और वो भी स्टैक पे पुश हो जाएगा, और अपन को पता है जो टॉप पे रहता है वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। तो अपना अभी जो ये फंक्शन है ये एग्जीक्यूट हो रहा होगा। अगर अपन इसको थोड़ा सा छोटे से डायग्राम से समझें तो क्या होगा? ये मान लो आपका ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, इसके पास इसका मेमोरी क्रिएशन फेज़ है, कोड एग्जीक्यूशन फेज़ है, फिर यहाँ पे कुछ होगा, एक फंक्शन आया होगा। ठीक है। तो अब क्या होगा? जब भी कोड एग्जीक्यूशन वाले में ये फंक्शन एनकाउंटर होगा तो ये अपना फंक्शन खुद का एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना लेगा, वो जाके यहाँ पे स्टैक पे पुश हो जाएगा, और सबसे ऊपर क्योंकि वो पड़ा है तो वो एग्जीक्यूट होने लगेगा। और जब आपका ये फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट हो गया है तो ये आपका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो है ये पॉप हो जाएगा, और वापस आपका जो भी एग्जीक्यूशन है वो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चलने लगेगा। ठीक है। ठीक, चलो अब ये बात हो गई। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि होइस्टिंग क्या होती है जावास्क्रिप्ट में। होइस्टिंग ना एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और होइस्टिंग पॉसिबल हुआ है सिर्फ और सिर्फ मेमोरी क्रिएशन फेज के कारण। होइस्टिंग का मतलब क्या है? होइस्टिंग बेसिकली आपसे ये बोलता है कि लेट से आपका कोई वेरिएबल है, अपन को पता है कि मान लो एक आपका जावास्क्रिप्ट की फाइल है, उसके अंदर आपने क्या बोला? लेट ए इक्वल टू 10, और उसके ऊपर ही आप चाह रहे हो कि मैं कंसोल लॉग कर लूँ ए को। तो क्या ये किसी भी नॉर्मल लैंग्वेज में पॉसिबल है? नहीं है। ये सिर्फ आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर पॉसिबल है, और उसमें भी क्या हो रहा होगा कि ये पॉसिबल है ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ मेमोरी क्रिएशन फेज। मेमोरी क्रिएशन फेज में क्या होगा कि आपका जो ये ए है, ए को एक वैल्यू मिल जाएगी विच इज़ अनडिफाइंड, जो कि जावास्क्रिप्ट ने उसे दी होगी, और जब भी आप यहाँ पे कंसोल लॉग ए करोगे उसे इनिशियलाइज एक्चुअली में उसे एनकाउंटर करने के पहले तो आपको यहाँ पे प्रिंट होगा अनडिफाइंड। सो बेसिकली होइस्टिंग इज़ अ कॉन्सेप्ट
which enables us to extract the value of the variable and function even before initializing or assigning any value to it. This happens because of first phase which is memory creation phase and execution context. ठीक है, ये बात आ गई. अब बात आती है, ये लेट नहीं लेना चाहिए था, यहाँ पे वैर लेना चाहिए था, क्योंकि लेट का कुछ अलग चीज़ है, वो अपन अब पढ़ते हैं. ठीक, अपने पास बेसिकली 3 तरीके से अपन किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में. एक होता है वैर, एक होता है लेट और एक होता है कॉन्स्ट. ठीक है, तो वैर सबसे सिंपल तरीका है. आप इसे कैसे भी यूज़ करो, कैसे भी उठा के पटक दो. लेट से अपने पास एक वैर ए है, अपन ने उसको 10 दिया, फिर अपन ने ए को 20 कर दिया और मैंने बोला फिर नीचे आके वैर ए इक्वल टू 30. भाई वैर वापस कैसे इनिशियलाइज कर रहे हो? पर वैर आपको ये सहूलियत देता है कि आप कर सकते हो ऐसा. अब अगर अपन लेट की बात करें, लेट वैर से थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्ट है. तो अगर अपन इसी तरीके से बात करें, वैर हटाओ यहाँ लेट लिखो, वैर हटाओ यहाँ लेट लिखो, तो आप क्या कर रहे हो? आपने लेट लिया, ए को इनिशियलाइज कर दिया 10 से, ए को 20 से अपडेट कर दिया. क्या ये सही है? क्या अपन ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि ये लेट है, बिल्कुल कर सकते हैं, करो भैया आगे बढ़ो. पर आप लेट को वापस उठा के इनिशियलाइज नहीं कर सकते, यहाँ पे एरर मिलेगा. ठीक है, तो ये लेट ने इसको थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट किया. अब लेट से कॉन्स्ट और ज़्यादा स्ट्रिक्ट है. कॉन्स्ट क्या बोलता है? भैया अगर तुम मुझे जहाँ डिफाइन कर रहे हो ना वही इनिशियलाइज करो, इसके नीचे करोगे तो ये गलत है. मतलब आप ए को फिर अपडेट नहीं कर सकते अगर आपने उसको कॉन्स्ट की तरह इनिशियलाइज किया है तो. ठीक है, ये हो गई इसकी बात. अब ना होइस्टिंग में भी वैर तो अपन ने पढ़ लिया कैसे होता है होइस्ट, पर लेट और कॉन्स्ट थोड़े अलग तरीके से होइस्ट होते हैं. लेट और कॉन्स्ट भी होइस्ट होते हैं. ठीक है, ये चीज़ दिमाग से निकाल देना. लेट और कॉन्स्ट भी होइस्ट होता है, बट अगर आपने इनको यूज़ करने की कोशिश करी बिफोर दे आर इनिशियलाइज तो ये टेम्पोरल डेड जोन में चले जाते हैं. टेम्पोरल डेड जोन बोले तो ये ना ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में नहीं रहेगा. तो अगर आप इसको एक्सेस करने की कोशिश करोगे ना, जैसे अगर मैंने बोला कंसोल लॉग ए और फिर मैंने किया लेट ए इक्वल टू 10, ये यहाँ पे एरर देगा. क्या एरर देगा? कि आप ना इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो इनिशियलाइज करने के पहले, रेफरेंस एरर देगा. ठीक है, लेट और कॉन्स्ट दोनों के केस में ये होगा. दोनों होइस्ट होते हैं पर दोनों टेम्पोरल डेड जोन में चले जाते हैं जो कि स्क्रिप्ट के अंदर प्रेजेंट होता है. तो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते. होइस्ट तो होंगे. ठीक, इतना क्लियर हो गया होगा. अब लोग फिर अपन से ये पूछते हैं कि भाई लेट कॉन्स्ट वैर में डिफरेंस बताओ. तो एक डिफरेंस तो अपन ने ये देख लिया कि किस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हो. सेकेंड डिफरेंस में ये होता है कि लेट और कॉन्स्ट जो होते हैं वो होते हैं ब्लॉक स्कोप्ड. ठीक, और जो अपना वैर होता है ये हो गया लेट और कॉन्स्ट. और जो अपना वैर होता है वो क्या होता है? वो होता है फंक्शन स्कोप. ठीक है, ब्लॉक स्कोप का मतलब क्या है? ब्लॉक का मतलब बेसिकली ये होता है कुछ ऐसी जगह जहाँ पे मैं सिंगल लाइन, जहाँ पे मैं ये मान रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पे एक्सपेक्टेड है सिंगल लाइन, बट मैं सिंगल लाइन में मेरा काम होगा नहीं, मुझे मल्टीपल लाइंस देनी पड़ेंगी. तो मैं क्या करूँगा? मैं किसी भी चीज़ को अगर करली ब्रेसेस में रैप कर देता हूँ और मैं भले ही वहाँ पे मल्टीपल लाइंस लिख रहा हूँ, पर दिस विल बी ट्रीटेड एज ए सिंगल लाइन. ये होता है ब्लॉक का मतलब. किसी भी जगह जहाँ पे आपको सिंगल लाइन एक्सपेक्टेड है पर देनी मल्टीपल लाइंस है तो आप उसको ब्लॉक में रैप कर दो. तो अगर इसके एग्जांपल देखें तो क्या हो जाएगा? इफ़ ब्लॉक हो गया, फॉर ब्लॉक हो गया. ठीक है, ये सब ब्लॉक हो गए. सिमिलरली तो इसका मतलब क्या है? अगर अपन डिफरेंस की बात कर रहे थे ना, और वैर होता है फंक्शनल स्कोप. तो बेसिकली क्या होगा? अगर आपने किसी भी ब्लॉक के अंदर, लेट से अगर ये इफ़ वाला ब्लॉक होता, इसके अंदर आपने लिया लेट ए इक्वल टू 10, तो क्या आप इस ब्लॉक के एंड होने के बाद इसको ए को एक्सेस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे. ये मतलब हो गया ब्लॉक स्कोप का. लेकिन अगर ये लेट की जगह यहाँ पे होता वैर बी इक्वल टू 10, तो क्या आप यहाँ पे बी को एक्सेस कर पाते? बिल्कुल कर पाते, क्योंकि वैर इज नॉट ब्लॉक स्कोप, इट इज़ फंक्शनल स्कोप. ठीक, ये हो गया डिफरेंस. और इसी ब्लॉक इफ़ की जगह अगर ये फंक्शन होता, लेट से फंक्शन ABC, और यहाँ पे अपन लेट बी इक्वल टू 10 और यहाँ पे आप कंसोल लॉग करते बी को, तो ये गलत होता क्योंकि ये ब्लॉक फंक्शन के बाहर आ गया. ठीक है, ये हो गया. अब इसके बाद अपन और क्या पढ़ सकते हैं? ठीक है, हाँ, एक और चीज़ अपन देखते हैं. अपन ने भी देखा ना एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट. तो बेसिकली क्या होगा कि ये आपका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, उसके अंदर कोई और फंक्शन है, उसका भी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हुआ. तो हर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का खुद का लोकल स्पेस होता है जो कि वो रेफरेंस करता है जब भी उसको कुछ चीज़ चाहिए. लेट्स से यहाँ पे ए था 10, बी था 20, और यहाँ पे भी ए होता जो कि होता 30, और आप अगर यहाँ पे कंसोल लॉक कर रहे होते तो क्या होता? ये पहले ढूंढता कि क्या अपने पास ए प्रेजेंट है. ए प्रेजेंट है तो उसको कंसोल लॉक 30 कर देता.
और अगर अपन यहाँ पे कंसोल लॉग करते बी क्या यहाँ प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट, तो ये इसके पेरेंट में देखता है, पेरेंट में 20 है तो ये 20 कर देता है। ठीक है, ऐसा होता है। इसी जगह अपन एक और कॉन्सेप्ट अभी पढ़ेंगे क्लोजर्स का, वो अपन देखते हैं। ठीक, तो ये हो गया। तो अपन ने बेसिकली क्या देखा कि हर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का खुद का लोकल स्पेस होता है जो कि वो रेफरेंस करता है जब भी वो कुछ एग्जीक्यूट करता है। अगर वहाँ नहीं मिलता तो ये अपने पेरेंट में देखता है। पेरेंट को अपन बोलते हैं लेक्सिकल स्कोप में देखता है। लेक्सिकल स्कोप इज बेसिकली लोकल स्कोप प्लस लेक्सिकल स्कोप ऑफ इट्स पेरेंट। अब पेरेंट की बात करेंगे तो लेक्सिकल स्कोप ऑफ पेरेंट, सॉरी, लोकल स्कोप ऑफ पेरेंट प्लस लेक्सिकल स्कोप ऑफ इट्स ग्रैंड पेरेंट, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो अभी अपन ने एक चीज़ क्या देखी थी कि हर वेरिएबल को जावास्क्रिप्ट अनडिफाइंड से इनिशियलाइज करता है। ठीक है, और फिर एक चीज़ ये पूछते हैं कि अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड में क्या डिफरेंस है। अनडिफाइंड एक स्पेशल कीवर्ड है जो कि जावास्क्रिप्ट ने दिया है, वो हर वेरिएबल को उससे इनिशियलाइज कर देता है जब वो मेमोरी क्रिएशन फेज में होता है। और नॉट डिफाइंड का मतलब है कि वो उस फाइल में या उस स्कोप में है ही नहीं, तब उसे वो नॉट डिफाइंड बोलता है। ठीक, ये पढ़ लिया अपन ने। अपन स्कोप की बात कर रहे थे, अपन ने लेक्सिकल स्कोप देख लिया। ठीक है, तो हमेशा अगर उसकी लोकल स्कोप में चीज़ प्रेजेंट नहीं है तो वो उसके पेरेंट की लेक्सिकल स्कोप में देखता है। पेरेंट की लेक्सिकल स्कोप बोले तो पेरेंट की लोकल स्कोप प्लस उसके पेरेंट की लेक्सिकल स्कोप, तो ग्रैंड पेरेंट हो गया इसके लिए। ठीक है, और हाँ, एक और चीज़, जो अपना कॉल स्टैक होता है, कॉल स्टैक एम्प्टी हो जाता है जब अपनी पूरी जावास्क्रिप्ट की फाइल एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक, और जो लेक्सिकल स्कोप होता है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का, वो क्या होगा, नल होगा, क्योंकि इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं। एक और चीज़, अगर कोई वेरिएबल है, लेट से अपने जावास्क्रिप्ट का फाइल है, तो लेट a = 10, फिर अपन ने एक फंक्शन लिखा, फिर अपन ने बोला b = 20 इस फंक्शन के अंदर। ठीक, तो जो वेरिएबल भी किसी फंक्शन के अंदर नहीं है वो किसके अंदर है, वो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, वो ग्लोबल स्कोप में। ठीक है, फिर अपन ने ये भी बात कर ली कि लेक्सिकल एनवायरनमेंट ऑफ ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट नल हो जाएगा। स्कोप चेन क्या होता है, चेन ऑफ लेक्सिकल एनवायरनमेंट को अपन स्कोप चेन बोल देते हैं, ये भी क्लियर हो गया। लेक्सिकल का मतलब क्या होता है, लेक्सिकल का मतलब होता है इन हायरार्की। ठीक है, लेक्सिकल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, लोकल स्कोप प्लस लेक्सिकल एनवायरनमेंट ऑफ इट्स पेरेंट हो जाता है। अपन ने लेट और कॉन्स की बात कर ली, अपन ने टेम्पोरल डेड जोन की बात कर ली। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ सकते हैं। आगे अपन ने ब्लॉक की बात कर ली, फिर अपन शेडोइंग की बात कर सकते हैं। शेडोइंग का मतलब क्या होता है कि बेसिकली लेट से मेरे पास एक वेरिएबल है यहाँ पे वेर a = 10, फिर मैंने एक स्कोप बनाया इफ़। ठीक है, इफ़ ट्रू ले लेते हैं, अपन को हमेशा एग्जीक्यूट करना है। लेट a = 20, क्या अपन ऐसा कर सकते हैं? अपन बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी आप ना लेस स्ट्रिक्टर से स्ट्रिक्टर की तरफ जा सकते हो। पर अगर अपन इसी को उल्टा करते हैं, अपन यहाँ पे बोलें लेट b = 10, और इफ़ के अंदर आके अगर अपन यहाँ पे बोलें वेर b = 20, ये गलत है, ये इलीगल शेडोइंग है। आप मोर स्ट्रिक्टर से उसे लेस स्ट्रिक्टर की तरफ ला रहे हो, ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक, फिर और क्या कर सकते हैं, और क्या अपन बात कर सकते हैं, यहाँ पे शेडोइंग हो गया, इलीगल शेडोइंग हो गया। फिर ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्लोजर की। क्लोजर एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत लोगों को लगता है बहुत डिफ़िकल्ट है, पर अपन सिंपली बात करते हैं कि क्लोजर होता क्या है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बुकिश डेफिनेशन आपको दूं, तो बुकिश डेफिनेशन तो ये होगी, फंक्शन बंडल्ड अलॉन्ग विद इट्स लेक्सिकल स्कोप इज अ क्लोजर। ठीक है, इससे तो अपन को कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या, क्लोजर होता क्या है भाई। क्लोजर का बेसिकली मतलब ये है कि मान लो आपके पास एक फंक्शन है, एक आउटर फंक्शन है। ठीक है, अब क्या है आपके पास यहाँ पे लेट a = 10 है, फिर आपके पास एक इनर फंक्शन है। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे रिटर्न कर रहे हो इनर को, और यहाँ पे कंसोल लॉग है a का। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? यहाँ पे प्रिंट होगा 10, है ना। जब आपने यहाँ पे इनर को रिटर्न कर दिया और इनर को कोई कॉल कर रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगी आपकी 10। इसका रीज़न क्या है कि जब भी कोई फंक्शन जब भी रिटर्न होता है, ये अपना फंक्शन है, जब भी वो रिटर्न होता है तो वो ना अपनी लोकल स्पेस के साथ साथ अपने पेरेंट का लेक्सिकल एनवायरनमेंट भी याद करके रखता है, जिससे जब भी उसे रेफरेंस किया जाए तो वो इन वैल्यूज़ को रीड कर सके अच्छे से। ठीक है, यही क्लोजर का मतलब है।
अपन एग्जांपल हमेशा कभी भी किसी को देना है ना तो ऐसा ही देंगे कि आउटर है, एक इनर है, इनर को रिटर्न कर रहे हैं और इनर में कंसोल लॉग कर रहे हैं, तो क्या होगा, क्या प्रिंट होगा, ठीक है। तो फंक्शन, दिस फंक्शन बंडल्ड अलॉन्ग विथ इट, बंडल का मतलब है आपने इसको ऐसे बंडल कर लिया, बंडल्ड अलॉन्ग विथ इट्स लेक्सिकल स्कोप फॉर्म्स अ क्लोजर, ठीक है। अब समझ आ रही है डेफिनेशन, ओके, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा सेट टाइम आउट के बारे में पढ़ लेते हैं। सेट टाइम आउट भाई बहुत बहुत अजीब चीज़ है सेट टाइम आउट। तो सेट टाइम आउट में क्या होता है कि सेट टाइम आउट आपको ये गारंटी देता है, भाई देख मैं ना एग्जीक्यूट, अगर अपन ने सेट टाइम आउट में डिले डाला है 1 मिनट का, तो वही बोलेगा भाई मैं ना 1 मिनट तक तो इस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ, 1 मिनट बाद जो भी चीज़ आएगी ना मैं उसे 1 मिनट के बाद मैं कभी भी कर सकता हूँ। आई एम नॉट गिविंग अ गारंटी कि मैं 1 मिनट बाद कर ही दूंगा, पर 1 मिनट से पहले नहीं करूँगा, ये गारंटी मैं तुझे देता हूँ, ठीक है। ये होता है सेट टाइम, ये सेट टाइम आउट होता है। तो इसका अगर अपन थोड़ा सा वो देखें सिंटेक्स, तो कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे अपन डिले डाल देते हैं, लेट से 1000 मिलीसेकंड का डाल दिया तो 1 सेकंड हो गया। और यहाँ पे आपने कुछ चीज़ करी है, जो भी चीज़ करी है ये दिस इज़ अ गारंटी कि ये चीज़ 1 सेकंड के पहले तो एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। सेट टाइम आउट ये गारंटी दे देता है, ठीक है। फिर एक फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन है जिसमें अपन से वो क्या बोलते हैं, भाई एक फंक्शन है, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर एक फॉर लूप लगा है जिसमें वैर आई इक्वल टू 1 2 5 चल रहा है, और कंसोल लॉग करेंगे अपन आई, और इसमें अपन डिले डाल देंगे आई इंटू 1000 का। तो 1 सेकंड बाद, फिर 2 सेकंड बाद, फिर 3 सेकंड बाद अपन को प्रिंट क्या कराना है, 1 2 3 4 और 5 ये प्रिंट कराना है। तो क्या ये 1 2 3 4 5 प्रिंट करेगा? नहीं। अपन को क्या पता है कि अपना जो वेर वेरिएबल है ये क्या होता है, फंक्शन स्कोप होता है। यहाँ पे अपने फॉर में क्या फॉर क्या है, एक ब्लॉक है। तो आप जब तक इस आई की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए आओगे तब तक वो आगे बढ़ के आई की वैल्यू को 6 कर चुका होगा। तो यहाँ पे आपको हर बार क्या प्रिंट क्या होगा, 5 बार 6 प्रिंट होगा। पर अपन चाहते क्या है, अपन ये नहीं चाहते हैं। तो अपन एक काम करो, अपन को पता है लेट और कॉन्स जो हैं वो होते हैं ब्लॉक स्कोप, वेर को हटा के लेट कर दो तो चल जाना चाहिए। हाँ फिर बिल्कुल सही बात है, 1 2 3 4 5 प्रिंट कर देगा आपका। बट इंटरव्यूअर यहाँ पे बोलते हैं नहीं भाई देख मुझे वेर से ही चलाना है, अब बता कैसे चलाऊँ, लेट से नहीं चलाना, वेर से चलाना है। तो अपन को वेर का एक कॉन्सेप्ट पता है कि वो होता है फंक्शनल स्कोप। तो आप कुछ मत करो, इसको उठा के फंक्शन में डाल दो, ये जो प्रिंट करने वाली चीज़ है इसको उठा के फंक्शन में डाल दो। फंक्शन में अपन कैसे डालेंगे, तो अपन क्या करेंगे, ये हो गया फंक्शन एक्स, फिर यहाँ पे ना मैं फॉर लूप चलाऊँगा, वेर आई इक्वल टू 1 to n 1 to 5 चलाना है अपन को। यहाँ पे मैं कॉल कर दूंगा क्लोज ऑफ आई, क्लोज को, ठीक है। और यहाँ पे सेट टाइम आउट चल ही रहा होगा तो y इंटू 1000 चल जाएगा, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ, अब क्लोज फंक्शन को अपन को लिखना है, ठीक है। तो अपन ने एक लिखा फंक्शन क्लोज, और अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि यहाँ पे सिर्फ कंसोल लॉग चलेगा, सिर्फ कंसोल लॉग करना है ना आई का। यहाँ पे इसको एक वेरिएबल मिल जाएगा आई, यहाँ पे कंसोल लॉग कर देगा। तो आप जब भी यहाँ पे आई की वैल्यू सेंड करोगे, अब इसको फंक्शन को आई की वैल्यू याद रहेगी क्योंकि अब ये है एक फंक्शनल स्कोप। तो अब ये हमेशा अब ये प्रिंट करेगा 1 2 3 4 5। ये एक फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये अपन को पता होना चाहिए, ठीक। चलो ये हो गया। अब और क्या देख सकते हैं अपन, ठीक है। तो अपन को ये भी पता है जो फंक्शंस हैं, फंक्शंस आर दी हार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में सब कुछ फंक्शन के थ्रू ही होता है। अब यहाँ पे ना कुछ है ना ऐसी टर्म्स फेंक के मारता है इंटरव्यूअर कि भाई ये बताओ फंक्शनल स्टेटमेंट क्या होता है, फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है, फिर फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है। तो अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फंक्शन स्टेटमेंट क्या है, नॉर्मली अपन जैसे लिखते हैं ना फंक्शन ए, ये हो गया फंक्शन स्टेटमेंट। फंक्शन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, कॉन्स ए इक्वल टू फंक्शन, ये हो गया फंक्शन एक्सप्रेशन, ये हो गया स्टेटमेंट। और एक और क्या होता है, एक होता है फंक्शन डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट एक ही चीज़ है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। अब लोग बोलेंगे भाई फिर अंतर क्या हुआ है दो तरीके से लिखने का। बेसिकली होस्टिंग का अंतर आ जाता है। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे अपन ने क्या लिया, कॉन्स्ट ए,
तो कॉन्स्टेंट किस चीज़ से इनिशियलाइज होगा, इट विल बी इनिशियलाइज विद अनडिफाइंड। वेरएज जब अपन ने ये फंक्शन इस तरीके से लिखा था तो ये फंक्शन एज इट इज़ कॉपी होकर आपकी मेमोरी के अंदर, मेमोरी क्रिएशन फेज के अंदर आ जाता है। सो ये डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। फिर फंक्शंस जो होते हैं वो फर्स्ट क्लास सिटीज़न होते हैं। तो फर्स्ट क्लास सिटीज़न बोले तो आप ना जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन को कैसे भी यूज़ कर सकते हो। आप उसे एज अ वेरिएबल की तरह यूज़ करो, आप फंक्शन को रिटर्न कर दो, फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास कर दो, एज अ आर्ग्यूमेंट रख लो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, फिर अपन